नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 10th के विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 5 की। इससे पहले हमने आपके लिए इस चैप्टर के 1 से लेकर पार्ट 4 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। उन सभी पार्ट का, इस चैप्टर के जो भी पार्ट हमने अपलोड किए हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 5 में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। लेंस तथा लेंस के प्रकार देखने हैं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा देखनी है, उत्तल तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखना है और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से देख लें। ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें से आप अच्छे से देख लें और हो सकता है उत्तल लेंस से इस बार प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पेपर में छपा हुआ मिले। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। तो देखिए लेंस और दर्पण में होता क्या है। तो दर्पण जो होता है, ध्यान सुनिएगा, जो दर्पण अब तक हम पढ़ के आए, दर्पण में क्या होती है, पॉलिश होती है। क्या होती है, पॉलिश। तो दर्पण में पॉलिश होती है। अब पॉलिश होती है इसलिए प्रकाश की जो किरणें हैं वापस आ जाती हैं। क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। वापस आ जाती हैं। कौन आ जाती है भाई, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या वापस आ जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं भाई, परावर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है। और लेंस की बात करेंगे अब हम, तो लेंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो लेंस में कोई पॉलिश नहीं होती, नो पॉलिश, नो पॉलिश, यानी इसमें कोई पॉलिश नहीं होती। अब पॉलिश नहीं होती तो ये कैसा होगा, ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है, ये पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई दे, जिसमें आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी होता है इसलिए प्रकाशीकरण पार चली जाती है। तो प्रकाशीकरण क्या, पार चली जाती है। तो पार जब चली जाती है प्रकाशीकरण तो वहां पर होता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश की कण क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और वो अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब से दूर हो जाती है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो दर्पण से होता है परावर्तन और लेंस से होता है अपवर्तन। तो लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक भाग या दोनों भाग कैसे होते हैं, गोली आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, गोली आकृति के होते हैं। तो इस परिभाषा को बस देख लीजिए, ये ज्यादा पेपर में आपके नहीं आती है। तो यहाँ देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। अब बात करते हैं हम लेंस के प्रकार की। और कौन से लेंस के प्रकार की बात कर रहे हैं, गोलीय लेंस के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कौन से लेंस की बात कर रहे हैं हम, गोलीय लेंस की। ठीक है ना। तो गोलीय लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने प्रकार का होता है, दो। एक का नाम होता है उत्तल लेंस। क्या नाम होता है, उत्तल लेंस, या अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम, अभिसारी कहते हैं। और दूसरा होता है अवतल। कौन सा होता है, अवतल लेंस, या इसका एक और नाम होता है अपसारी। क्या नाम होता है इसका, अपसारी। तो इसको हम इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव। और इसको जो कहते हैं डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है इसको कॉन्वेक्स लिखते हैं और इसको हम कन्वर्जिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कन्वर्जिंग। इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इंग्लिश याद कर लें, आगे जरूरत पड़ेगी। तो उत्तल लेंस जो होता है उसका दूसरा नाम होता है अभिसारी। क्या नाम होता है, अभिसारी। अभिसारी का काम होता है इकट्ठा करना। क्या काम होता है, इकट्ठा करना। ठीक है। और अपसारी का काम होता है फैलाना। क्या काम होता है भाई, फैलाना। अब किसको फैलाएंगे और किसको इकट्ठा करेंगे, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस उन्हें इकट्ठा कर देता है। तो इकट्ठा कर देता है इसलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम। और इसका काम क्या होता है, जो अपवर्तन के पश्चात उन प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, इसलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि दर्पण में कौन सा दर्पण अपसारी होता है और कौन सा दर्पण अभिसारी होता है। पेपर में पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण, अगर शब्द आ गया अभिसारी दर्पण तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या है, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो अभी टाइम है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभिसारी दर्पण का नाम बताइए, अभिसारी दर्पण कौन सा होता है। ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो दिखता कैसा है। तो उत्तल लेंस जो दिखता है, ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का। ठीक है। उत्तल लेंस ऐसा दिखता है। अभी उत्तल लेंस ऐसा दिखता है तो ये इसकी पहचान क्या है, तो ये जो है किनारों पर तो पतला होता है, किनारों पर कैसा होगा, ये पतला होगा। और बीच में कैसा होगा, ये बीच में जो है
ये मोटा होता है, तो ये बीच में मोटा होगा, किनारों पे होता है पतला। अब ये कैसा होता है, इसकी बात कर लें कि भाई इसका बताइए क्या होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया, ये कुछ ऐसा बनाया, और ये ऐसा थोड़ा सा और अच्छा बना लेंगे स्किल से। तो यहाँ पर हम बता देते हैं ये वाला, ये क्या होगा, बीच में पतला होता है। ये कैसा होता है, बीच में तो पतला होगा, और किनारों की अगर बात करें तो किनारों पे ये मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा। तो किनारों पे मोटा, बीच में पतला जो होता है वो अवतल होता है, और बीच में मोटा, किनारों पे बीच में मोटा और किनारों पे जो पतला होता है वो उत्तल होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट होता है, ये इसको मैं ओ लिख रहा हूँ, ओ ही लिखते हैं, इसको भी मैं ओ लिख रहा हूँ, और इसका नाम होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम होता है इसका, प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पर भी ओ क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब देखिए इसमें दो सतह हैं, एक तो सतह ये वाली इधर वाली, तो इसके लिए एक फोकस इधर होगा, और एक सतह ये वाली, तो इसके लिए फोकस यहाँ होगा। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं लेंस में, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो फोकस होगा ये इधर होगा F1, और यहाँ पे जो होगा वो C1 होगा। अब इस साइड इस वाली लाइन के लिए देखिए, इधर वाली लाइन के लिए, इधर वाले गोलीय पृष्ठ के लिए एक फोकस इधर होता है जिसको हम F2 कहते हैं, और इधर आएगा C2। C2 को हम 2F2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2F2। और C1 को हम 2F1 लिखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे कहीं F1 होगा इधर, और यहाँ पे होगा 2F1, और इसके लिए यहाँ पे होगा ये F2, और यहाँ कहीं होगा 2F2। इतनी बात क्लियर है क्या। अब देखिए इसमें क्या है, फोकस दूरी की बात कर लें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें होती है फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक भी इसमें फोकस दूरी होती है। तो कितने फोकस होते हैं इसमें, दो। तो फोकस दूरी भी दो होती है। ऐसे इस लेंस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसमें फोकस होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसमें फोकस होगा। तो ये फोकस दूरी और ये भी फोकस दूरी। एक और चीज, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से C1 तक नापेंगे तो ये R होता है। क्या होता है, ये R होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ से यहाँ तक ये भी वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी होगा, यहाँ से यहाँ तक R होगा और यहाँ से यहाँ तक भी R होगा। तो इसमें दो फोकस होती हैं, दो फोकस दूरी होती है, दो वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, और दो क्या होते हैं इसमें, सेंटर होते हैं। C1 और C2 कहते हैं सेम, वक्रता केंद्र कहते हैं। C1 को हम 2F1 लिखते हैं और C2 को हम 2F2 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये थी उत्तल लेंस की पहचान, और ये थी अवतल लेंस की पहचान। अवतल लेंस की क्या पहचान, किनारों पे मोटा, बीच में पतला। उत्तल लेंस की क्या पहचान, किनारों पे पतला, किनारों पे कैसा होगा, पतला, और बीच में कैसा होगा, मोटा। अब बात करते हैं इनकी कुछ परिभाषाओं की कि ये फोकस की परिभाषा कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं या वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लेंस होगा ये वाला, ये कौन सा लेंस होगा भाई, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, ये होगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस होगा, इसमें ये जो पॉइंट होता है इसका नाम क्या होता है, मैंने प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पे कहीं इसका F1 होगा, यहाँ पे कहीं इसका 2F1 होगा, जिसको हम C1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। तो C1। ऐसे यहाँ पे इसका कहीं F2 होगा, और यहाँ पे कहीं इसका 2F2 होगा, जिसको हम C2 लिखेंगे। ये किसकी बात हो रही है, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। अब बात किसकी कर लें, बात कर लें इस वाले लेंस की, ये वाला जो है, ये वाला लेंस हुआ। ठीक है ना, इस लेंस की बात कर लें तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये कुछ ऐसे बनाना है, और यहाँ से कुछ ऐसे बनाना है, और इसे मिला देना है, और बीच में पतला रहेगा, ये ध्यान रखें, इस तरीके से। इसका ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका भी कहीं फोकस होगा, तो यहाँ पे जो फोकस होगा F1, और यहाँ पे मान लिया हमने 2F1, जिसको हम C1 कहेंगे, और यहाँ पे होगा ये F2, और इसको कहेंगे हम 2F2, जिसको हम C2 कहते हैं। इतनी बातें ठीक है, इस तरीके से हमने इनका नामकरण कर लिया। अब बात आती है इनकी परिभाषाओं की। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, ये प्रकाशिक केंद्र से, देखिए अगर बात करें किसकी, दर्पण की, दर्पण में सारी दूरियां किससे नापते हैं हम, P से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। और इसमें कहाँ से नापते हैं हम, इससे नापते हैं, जिसको हम O लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, O से दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किससे दिखाते हैं इसे हम,
ओ से दिखाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ओ लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, ये ओ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ से दिखाते हैं और उसमें पी से दिखाते हैं। तो इस ओ से फोकस तक की जो दूरी होती है, यहाँ तक की या यहाँ तक की, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए ले लीजिए, तो वो जो हो जाएगी फोकस दूरी हो जाएगी F1 या F2 के लिए, क्योंकि दो फोकस होते हैं, दो फोकस दूरी होती है। ऐसे इसमें C1 C2 दो होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। ऐसे इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें फोकस दूरी होती है। सही है, तो एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं कि इनकी परिभाषाएं कौन कौन से में पढ़नी है। तो वक्रता केंद्र की बात आती है, तो लेंस के गोलीय पृष्ठों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, यानी लेंस के गोलीय पृष्ठों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, इन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर समझिए इस बात को कि ये वाली जो गोलीय पृष्ठ है, ये वाला गोलीय पृष्ठ, ये वाला गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरीके से गोली का भाग हुआ, और ये वाला गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरीके के गोली का भाग हुआ। तो इसका सेंटर कहीं आएगा, इसका सेंटर कहीं आएगा, तो इसका सेंटर जो आएगा वो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, और इस वाले का जो सेंटर आएगा वो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यानी अगर ये वाला कौन सा लेंस है भाई, ये वाला लेंस है उत्तल लेंस, तो ये कहीं ना कहीं गोले का भाग हुआ, और ये भी कहीं ना कहीं गोले का भाग हुआ, तो इसका जो सेंटर होगा वो सी होगा, और इस वाले का जो सेंटर होगा वो भी सी होगा। तो कितने सी होंगे, इसमें दो होंगे। तो ये जो पृष्ठ है कहीं ना कहीं गोले के भाग है, और गोले के भाग हैं, तो इस वाले गोले को अगर हम पूरा करें, ऐसे खींचे अच्छे से, तो यहाँ पे सी मिलेगा, और इस गोले को खींचे तो इसका जो केंद्र होगा वो भी क्या होगा, सी होगा। तो परिभाषा में आपको यही समझना है कि लेंस के गोलीय पृष्ठों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, जो हम गोलों का भाग मानते हैं, ये वाले, ये किस गोले का भाग है, ये किस गोले का भाग है, जिस गोले का भी भाग होते हैं, उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो अभी बताई थी मैंने, यहाँ से और सी तक की जो दूरी होती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लेंस जिन गोलों का भाग है उनकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है। या आप लिख सकते हैं ओ, यानी प्रकाशिक केंद्र से सी तक की दूरी, सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। दूसरी बात कर ले मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये C1 है, ये C2 है, तो C1 और C2 को जो मिला रही है, या F1 F2 को जो मिला रही है, या इसके प्रकाशिक केंद्र से सीधी जा रही है। किसी भी लाइन को लिख सकते हैं कि C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, या F1 F2 को मिलाने वाली रेखा, या O क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होती है, जो इसमें पूछा गया है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होते किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी किसको मिला रही है वो, यहाँ पर ध्यान रखें, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। बिल्कुल वैसी परिभाषाएं जो आपने दर्पण में पढ़ी थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र अभी बताया था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी अपरिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये लेंस है, आपने यहाँ पे लिखा प्रकाशिक केंद्र, क्या लिखा, प्रकाशिक केंद्र। अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो सीधी चली जाती है। कैसे चली जाती है, सीधी चली जाती है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, यहाँ से बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से जो आएगी वो ऐसे जाएगी, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन तो होगा, अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये देखिए मुख्य अक्ष वाली लाइन है, और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। तो जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी अपरिवर्तित होकर निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी चली जाती है, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यानी यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण डालोगे तो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई मोड़ नहीं आएगा। अब बात आती है फोकस की। किसकी बात आती है, फोकस की। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। अगर हम बात कर लें इस वाले लेंस की, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत से प्रकाश की किरणें चलकर आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। अब अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये हम दर्पण में ही सीख चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये क्या करता है, इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है,
और इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो अगर बात आई कि फोकस क्या है, फोकस क्या है, तो देखिए इसकी बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष के ये वाली क्या प्रकाश की किरणें समांतर रहेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ध्यान सुनिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं। ये बात होगी उत्तल की। अगर मान लीजिए अवतल की बात हो रही होती, किसकी बात हो रही, अवतल लेंस की बात हो रही थी, तो इसका काम मैंने बताया था क्या होता भाई, इसका काम होता है फैलाना। क्या काम होता है इसका? फैलाना। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए एक यहाँ पे भी आ रही है, अब इसका काम है फैलाना, तो ये ऐसे फैला देगा, ये इस वाले को ऐसे फैला देगा। लेकिन होगा क्या, देखिए होगा क्या, इनको हम पीछे यहाँ पर मिलाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और इसको ही हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। ठीक है, बात समझ गई। तो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल गई, यहाँ पे फोकस मिला, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, इसने क्या किया, फैला दिया, क्योंकि इसका काम है फैलाना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, अपवर्तन होगा, फैल जाएंगी, और इनको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लगेगा इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसका काम मिलाना होता है, इसका काम फैलाना होता है, इसीलिए इसका नाम अभिसारी होता है, इसका नाम अपसारी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो इसकी परिभाषा की बात कर लें, तो लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है भाई, उत्तल लेंस में मिलती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है इस बिंदु से जा रही हैं, इस अगर इधर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो यही लिखा है आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल लेंस में मिल जाती हैं, उस लेंस को मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें जो फोकस दूरी होती है, ये वाली फोकस दूरी हम प्रयोग करेंगे, और इसमें जो फोकस दूरी प्रयोग करेंगे वो ये वाली करेंगे आगे वाली वीडियो में, जब इनके सवाल कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे। इसलिए देखो राइट साइड में यानी सीधे हाथ की तरफ जो वैल्यू आती है वो प्लस की आती है। दर्पण और आवर्धन वाले सवालों में मैंने आपको सिखाया था, दर्पण और आवर्धन वाले सवालों में सिखाया था, ये राइट साइड है इसलिए प्लस है, और ये पीछे की साइड है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसलिए कहते हैं अवतल के लिए एफ का मान माइनस होता है, उत्तल के लिए एफ का मान प्लस होता है। ठीक है ना। और ये कैसे प्लस माइनस निकालते हैं, इससे इधर एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है। अगर देखिए यहाँ पर हम कहाँ ओ से नापेंगे, ये ओ है, ओ से पीछे जा रहे हैं, मान लीजिए ए वाला ओ है तो ओ से पीछे आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ओ से इधर आ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके नियम क्या है। वो वही नियम है जो आपने दर्पण में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? दर्पण में। पहला, अगर बात कर ले हम इस वाले लेंस की, तो होता क्या है, जो भी प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। कहाँ से आती है? फोकस से। कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। दूसरी बात कर लें इस वाले में, कौन से वाले में भाई? पहला ही है, लेकिन अब यहाँ पे लेंस थोड़ा बदल दीजिए। तो यहाँ पे हमने लेंस को बदल दिया। अब लेंस को बदल दिया तो ये मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ पे इसका ये हुआ। अब क्या है इसमें, देखिए कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। इसका काम होता है फैलाना, फैला दीजिए और ये पीछे ड्रॉ कीजिए, तो ये कहीं इसका फोकस होगा। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ पे फोकस से जाती हुई दिखेगी, यहाँ आती हुई दिखेगी। कैसे दिखेगी? आती हुई। ये थोड़ा उल्टा होगा, बिल्कुल वही है। देखिए उसमें आती है, दर्पण में क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, बस वही कहानी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से आएगी। दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरे नियम के लिए यहाँ पे लेंस बना देते हैं हम। पहले ये लेंस बना दिया और ये वाला भी लेंस बना दिया, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करना है भाई, इसका उल्टे में क्या करना है, उल्टे में हमें ये करना है, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस। तो इसका फोकस यहाँ होता है, इसका फोकस यहाँ भी होता है। अगर मान लीजिए फोकस से ऐसे आ रही है तो इसका काम होगा समांतर कर देना। अगर देखिए समांतर आएगी फोकस से आएगी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इसका फोकस यहाँ होगा तो ये फोकस की तरफ आ रही होगी, लेकिन इसका काम हो जाएगा ऐसे करना। सही है ना। तो ये उल्टा करना है आपको। नेक्स्ट देखिए तीसरा रूल क्या कहता है।
तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण इस प्रकाशिक केंद्र से आती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाशीय किरण गुजरती है तो वो सीधी चली जाती है। ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र से अगर प्रकाशीय किरण जाती है तो वो सीधी निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पे समांतर आएगी, फोकस से आएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाती हुई दिखेगी। अगर फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये देखिए ये कौन सा है, वहां दर्पण में कौन सा होता है, सी पे आती है, परावर्तित पदार्थ सी पे चली जाती है, उसके जैसा है। ये बिल्कुल वही है और ये भी उसका उल्टा है, और एक उसमें होता है एंगल आई और एंगल आर का। लेकिन यहाँ पे आप इन तीनों से ही हम जो है डायग्राम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसका मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट में कैसे याद करना है। तो कौन से लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की। तो यहाँ उत्तल लेंस बना लेंगे, ये आ गया आपका उत्तल लेंस। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर हम लगा देते हैं इसका ये ओ का मतलब प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें वस्तु रखनी है। पहली वस्तु रखनी है नंबर 1 अनंत पर। कहाँ पर रखनी है, वस्तु रखनी है अनंत पर। दूसरा यहाँ पे कहीं इसका F1 होगा, यहाँ कहीं इसका 2F1 होगा। क्या होगा, 2F1। यहाँ पे कहीं इसका F2 होगा। क्या होगा, F2 होगा। और यहाँ पे कहीं इसका 2F2 होगा, जिसको हम C2 कहते हैं, और यहाँ पर हम इसे C1 कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, वस्तु यहाँ रखिए, फिर वस्तु यहाँ पर रखी होगी। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर यहाँ पर रखी होगी वस्तु, चौथा वस्तु यहाँ पर ही हो सकती है, पांचवा नंबर वस्तु यहाँ पे हो सकती है। 5 स्थितियां याद रखें। कितनी स्थितियां रखें, 5 स्थितियां रखें कि अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पे है तो अवतल दर्पण के जैसा याद कीजिए। किसके जैसा याद कीजिए, अवतल दर्पण जैसा। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं, अवतल दर्पण में भाई 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण में, 6 स्थितियां होती हैं। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये पहला पॉइंट ये। दूसरा, वस्तु थोड़ा आगे आएगी, प्रतिबिंब थोड़ा आगे जाएगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, वस्तु और आगे, देखो पहले यहाँ था, प्रतिबिंब यहाँ था, वस्तु आगे गई, प्रतिबिंब आ गया, वस्तु और आगे गई, प्रतिबिंब और आगे गया। तो यहाँ पे जब 2F1 पे वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। ये नंबर 3 है। अब वस्तु थोड़ा सा और आगे आएगी, प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4। और वस्तु और आगे आएगी तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा, और आगे चला जाएगा, यानी कुछ यहाँ पे, और ये हो जाएगा नंबर 5। और ये कहाँ पे बनता है, अनंत पे। ठीक है ना, कहाँ पे बनता है, अनंत पे। देखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु आगे आएगी, प्रतिबिंब और आगे जाएगा, वस्तु और आगे, प्रतिबिंब और आगे, वस्तु और आगे, प्रतिबिंब और आगे, वस्तु और आगे, प्रतिबिंब और आगे। ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत पे। बिल्कुल वही कहानी है जो दर्पण में आपने पढ़ी है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आखिरी स्थिति जो होती है इसमें ये होती है जब वस्तु O और F के बीच में रखी है, यानी छठवीं कंडीशन। कहाँ रखी है, O और F के बीच में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब इस कंडीशन में बनेगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये छठवां कंडीशन सबसे अलग। कहाँ बनता है, जब वस्तु F1 और O के बीच में रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस ओर वस्तु रखी है। बस यही केस एक थोड़ा सा याद करने लायक है और इम्पोर्टेंट भी है। यानी F1 और O के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ पर होती है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये बिंदु आकार का होता है। कैसा होता है, ये जो प्रतिबिंब होगा बिंदु आकार का होगा। ठीक है, अब वस्तु थोड़ा सा आगे आती है तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ता है और इसको कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। फिर वस्तु 2F1 पर आ गई। कहाँ पे आ गई, 2F1 पर। तो वस्तु ये कौन सी स्थिति है, दर्पण में याद कीजिए, अवतल दर्पण में। जब वस्तु C पे रखी होती है तो प्रतिबिंब C पर बनता है, और कैसा बनता है, समान आकार का। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, समान आकार का, समान आकार का बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद वस्तु यहाँ पे आई तो ये यहाँ पे आ गया प्रतिबिंब, ये आ गया, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। कैसा हो जाएगा, बड़ा।
फिर से देखिए, पहले बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का, फिर इससे थोड़ा सा बढ़ेगा जिसे हम छोटा कहेंगे, फिर बराबर होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा, यानी इसे कहेंगे हम अत्यंत बड़ा। क्योंकि अनंत की बात आए तो आप लिखेंगे अत्यंत, सॉरी अनंत की बात आए तो आप अत्यंत शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अनंत पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, और वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब बन गया फोकस पर। सही है। अब बात आती है आखिरी, तो आखिरी जब छठवीं स्थिति में F1 और O के बीच में वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बड़ा बनता है। कैसा बनता है भाई? बड़ा बनता है। इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाली चीज को यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से हट जा। तो हमने क्या किया, इसे हटा दिया, और ये जो प्रतिबिंब बना ये छठवीं स्थिति बना, और यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा बनता है। देखो वस्तु छोटी सी बनाई है, प्रतिबिंब बड़ा सा बनाया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब बात कर ले प्रकृति की। तो इस तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ये वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक। और वास्तविक जो होगा वो उल्टा होगा। और यहाँ पे ये वाला जो प्रतिबिंब बनता है ये वाला, तो ये कौन सा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी होगा तो ये सीधा भी होगा। कैसा होगा? सीधा भी होगा, और उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है। इन चीजों को आप एक बार याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। अनंत पे होगा तो फोकस बनेगा, वस्तु आगे आएगी, प्रतिबिंब थोड़ा आ जाएगा, वस्तु यहाँ आएगी 2F1 पर, वस्तु प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, फिर वस्तु आगे जाएगी, प्रतिबिंब और आगे जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु और आगे आएगी, प्रतिबिंब और आगे जाएगा, आखिरी स्थिति में प्रतिबिंब उधर ही आ जाएगा अगर F1 O के बीच में वस्तु है तो। बस इतना याद कर लीजिए। उनके किरण आरेख बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बताया वही सारी चीजें देखनी यहाँ पे, कि वस्तु कहाँ है? अनंत पे तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यानी F2 पे बनेगा। और वस्तु कहाँ है? देखिए 2F1 और अनंत के बीच में, नहीं 2F1 से पीछे, 2F1 से परे है तो प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F2 के बीच में। तो आप इन चीजों को देख लीजिए एक बार, अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब F2 पे बनता है, वस्तु थोड़ा सा और आगे आएगी, प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे जाएगा, F2 और 2F2 के बीच अगर 2F1 पर वस्तु रखी है तो 2F2 पर इसका प्रतिबिंब बनता है। F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखी है तो 2F2 से परे प्रतिबिंब बनता है। देखो F1 और 2F2 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में वस्तु ये रखी चौथा, तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रतिबिंब ये बनेगा जो 2F2 से पीछे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर होगा? 2F2 से पीछे होगा, ये हो गया परे। परे का मतलब पीछे। तो F1 पर जब वस्तु रखी है फोकस पर तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और आखिरी स्थिति बताई थी फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर वस्तु रखी है तो जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये भी मैंने बताया था अनंत पे होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। फिर प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ेगा, एक छोटा कहा जाएगा, फिर समान आकार का होगा, फिर बड़ा होगा, और फिर अत्यंत बड़ा होगा। कैसा होगा? अत्यंत बड़ा होगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और छठवीं स्थिति कहाँ भाई? इसकी देखिए ये बड़ा होगा, और मैंने यहाँ पे बनाया ये थोड़ा कुछ यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। ये क्या है? यहाँ पे हम सही करेंगे। यहाँ पे क्या सही करना है आपको? सही ये करना है जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या देखना है हमें? प्रतिबिंब कहाँ? देखिए F1 पे है तो अनंत पे बनता है, अत्यंत बड़ा बनता है। यहाँ पे लिख देंगे अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। जब वस्तु कहाँ पे होगी? जब वस्तु होगी F1 पे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और कैसा होता है? अत्यंत बड़ा होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे आप अत्यंत बड़ा। क्या लिख लेंगे? अत्यंत बड़ा। सही है। अब देखिए यहाँ पे, और मैंने बताया 5 स्थिति में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और 5वीं स्थिति में भी कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होगा। और आखिरी स्थिति में बताया था सीधा व आभासी होगा। आप यहाँ से ये सारी चीज नोट कर सकते हैं। इधर कैसे होंगे? वास्तविक उल्टे होंगे, और उधर कैसा होगा? सीधा व आभासी होगा। इसको एक नजर में देख लीजिए। अगली बात आती है कि इनको हम बनाते कैसे हैं, रे डायग्राम को हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत पर रखी है तो आपको क्या करना है? प्रकाश की किरणें अनंत से समांतर आती है मुख्य अक्ष के। अनंत का नाम आ जाए तो समझो प्रकाश की किरणें समांतर हैं किसके? मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें सब कैसी? मुख्य अक्ष के समांतर है। कैसी है? ये मुख्य अक्ष के समांतर है। यहाँ पे देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी।
अब इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, ये फोकस से आएगी, ये भी फोकस से आएगी, ये भी फोकस से आएगी, ये भी फोकस से आएगी, और इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब, फोकस पे बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, फोकस पर। कहाँ पे हो जाएगी, फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो बताया था वास्तविक होगा। कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, ये उल्टा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब वस्तु कहाँ पर 2f1 पर, बिल्कुल वैसी कहानी है, 2f1 से परे हो, यानी पहले अनंत पे होगी तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। वस्तु थोड़ा सा आगे आएगी तो 2f1 से थोड़ा सा, f2 से थोड़ा सा आगे प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे प्रतिबिंब बनेगा, तो आप यहाँ पर भी इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये वस्तु रखी है 2f1 से पीछे, कहाँ रखी है, 2f1 से पीछे रखी है। और डायग्राम बनाए कैसे, आपको सिर्फ 2 नियम याद करने हैं। कितने नियम याद करने हैं, 2 नियम, और उन दोनों नियम से हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं इनमें से। तो देखिए कौन सा करना है, अगर एक तो खींचनी है आपको मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से गुजार दो, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए और फोकस से गुजार दीजिए। दूसरा आप इससे गुजारिए, कहाँ से, ये जो होता है, ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। और प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, जो आपको मैंने ये ट्रिक बताई है, ये जो ट्रिक बताई है, इस ट्रिक में याद कर लीजिए कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर आप स्केल का, पैमाने का प्रयोग करके बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी है, 2f1 से परे, और 2f1 से परे होगी वस्तु, तो याद कीजिए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अभी बताया था f2 और 2f2 के बीच में। तो f2 और 2f2 के बीच में, और कौन से नियम बनाने हैं, 2 नियम लगाने हैं। एक, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, फोकस से आइए। दूसरा, O से भेजिए, सीधी निकाल दीजिए, और इन दोनों को f2 और 2f2 के बीच में मिला दीजिए, और प्रतिबिंब बनके तैयार हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ जाएगी, f2 व 2f2 के बीच, ठीक है, f2 व 2f2 के बीच आ जाएगी। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। पहले बिंदु आकार का, फिर कैसा होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। 5 कंडीशन में वास्तविक व उल्टा बनेगा। अगले की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला, तो यहाँ पे जब वस्तु 2f1 पर रखी है, 2f1 पर मतलब C1 पर रखी है, और C दर्पण वाला याद करिए। जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी होती है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान आकार का बनता है। तो सीधी सी बात है, इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, समान आकार का होगा। कैसा होगा, समान आकार का। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, समान आकार का। तो कैसे बनाएंगे, 2f1 पर वस्तु रखेंगे, अभी बताया था। 2 चीजें याद रखें, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजें, फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर भेजें, फोकस से आएगी। दूसरा आपको कहाँ से भेजना, O से भेजना है, और कहाँ मिलाना है, जहाँ प्रतिबिंब बनाना है। तो कहाँ पे बनेगा, 2f1 पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनता है 2f2 पे। बस थोड़ा सा याद करना है, उसमें वहां पे क्या होता है, C होता है और C पर ही बनता है, क्योंकि उसमें पॉलिश होती है, इसलिए प्रकाशीय किरणें वापस आ जाती है। इसमें पॉलिश नहीं है तो प्रकाशीय किरणें पार जाएंगी, और जब प्रकाशीय किरणें पार जाएंगी तो अपवर्तन के बाद कहीं मिलेंगी, और अपवर्तन के बाद कहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर लेफ्ट साइड वस्तु को रखें और राइट साइड में इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके लिए आपके लिए C1 यहाँ पे है, और इसके लिए आपके लिए C2 यहाँ पे है। इसका मतलब C पर ही प्रतिबिंब बना है। बस फर्क इतना है कि इसमें पॉलिश नहीं है, इसलिए दूसरी साइड प्रतिबिंब बना है। एक साइड वस्तु रखी है, दूसरी साइड इसका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, फोकस से आएगी, O से भेजिए, सीधा वहां पे मिलाना है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाएगी, आप बता सकते हैं, 2f2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2f2 पर, ठीक है। 2f2 का मतलब C2 पर। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा भाई, प्रकृति अभी बताया था 5 स्थितियों में वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा। तो वास्तविक का उल्टा कितनी कंडीशन होगा, 5 में। तो इसमें भी आप यही लिख लें, इसमें भी ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी हो, तो 2f1 और f1 के बीच में रखी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ देखिए। तो यहाँ पे कहाँ रखी है वस्तु, 2f1 और f1 के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे जाएगा। अभी प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, 2f2 पे, अब थोड़ा सा आगे जाएगा। फिर वही कहानी, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, फोकस से जाएगी, और दूसरा O से भेजिए और वहां पर मिला दीजिए जहाँ पे आपको प्रतिबिंब बनाना है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है आपको, इस बार 2f2 के आगे बनाना है, यानी 2f2 से इधर बनाना है। और इसकी कहानी आप खुद से लिखिएगा। इसकी कहानी क्या करनी है, आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। ये देखिए, इसकी कहानी आप खुद से लिखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, ठीक है, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये आप खुद से लिखिए। अब बात करते हैं पॉइंट 5 और 6 की।
तो 0.5 का मतलब हो गया, अब वस्तु अगर मान लीजिए फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो फिर से देखिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से आएगी और एक आप ओ से भेज दीजिए, ये यहाँ पे क्या है, एक ओ है, ओ से भेजिए और ये कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इसका प्रतिबिंब हम कहाँ पे मानेंगे, अनंत पे बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर, और अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यंत बड़ा। कैसा हो जाएगा भाई, अत्यंत बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगना है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिखनी है आपको, प्रकृति में लिखना है वास्तविक व उल्टा। आभासी होता है तो सीधा होता है। आखिरी स्थिति को आप देख लीजिए कि वस्तु कहाँ रखिए, ओ और F1 के बीच में रखिए, तो फिर देखिए यहाँ से एक सीधी मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से आएगी और एक ओ से भेजिए। अब ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी, इनको पीछे बढ़ाइए और कहीं पे ये जाके मिलेंगी, और जहां पर जाके मिले वहां पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, आप लिखें उसी तरफ, वस्तु की तरफ, उसी तरफ जहां जिस तरफ वस्तु है, तो आप लिखें वस्तु की तरफ बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, वस्तु की साइड, वस्तु की साइड ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की साइड ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इस कंडीशन में यहाँ रखिए, आभासी होगी। कैसी होगी, आभासी। देखो सीधा होता है तो उल्टा होता है, और आभासी सॉरी वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, और आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब यहाँ पे देखिए, वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना है, इसका मतलब सीधा है। यहाँ पे देखिए वस्तु ऐसे थी और प्रतिबिंब ऐसे बनना है। बार बार किसी भी कंडीशन देखिए, देखो वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब ऐसा, वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब ऐसा, यानी उल्टा बनता है। तो वास्तविक होता है तो उल्टा बनता है, और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। अब बात कर रहे हैं अवतल लेंस के बाद, कैसे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो बात वही है कि अनंत की बात आ जाए तो प्रतिबिंब को फोकस पे बना दो, अनंत की बात आ जाए तो प्रतिबिंब को फोकस बना दो। और अवतल लेंस का मतलब आप याद रखें, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की स्थिति क्या है आपको, उत्तल दर्पण की तरह होता है। और उसमें बताया था आपको कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और वस्तु P, दर्पण की बात करें, P और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखी हो तो प्रतिबिंब का बनता है P और F के बीच में बनता है। बस इतनी सी कहानी है, वही याद करनी है। अनंत पे होगा तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे होगा तो फोकस बनेगा। और क्योंकि इसका काम फैलाना होता है, ये फैला देगा, पीछे की तरफ रहने आएंगे और पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा नहीं F1 पर। अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र, P की जगह क्या आता है, इसमें O आता है। तो अनंत और O के बीच में कहीं वस्तु रखी है तो O और F1 के बीच में प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, प्रतिबिंब छोटा। ठीक है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा, यहाँ लिख देंगे, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद कर लें। अगर बात कर लें किसकी, अवतल दर्पण की, तो यहाँ पे आएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हमेशा छोटे की जगह लिख दें बड़ा, सॉरी हमेशा नहीं, इसमें आप क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण क्या करता है, देखिए छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, और समान आकार की भी बनाता है, समान आकार का। यानी वस्तु जब सी पर रखी है तो दर्पण की बात करें तो समान आकार का बनाएगा। बड़ा कब बनाता है, बस अनंत में प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। और छोटा कब बनाता है, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंदु आकार का बनता है, जिसे हम छोटा कहते हैं। और भी एक दो स्थिति बनता है। ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या रख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की स्थितियां एक जैसी होती हैं। अब यहाँ पे इनके डायग्राम देख लीजिए और इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु कहाँ पर रखिए, अनंत पर रखिए, तो अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें कैसे होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर होंगी। तो इसका काम क्या होगा, फैलाना। तो इसने फैला दी और ये पीछे इन्होंने ड्रॉ किया, तो किस पॉइंट पर मिली, फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, यहाँ लिख दें F1 पर, यानी फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा हो जाएगा, तो F1 पर बनेगा तो कैसा बनता है, बिंदु साइज का बनता है। तो आप लिख देंगे बिंदु आकार का। कैसा बनेगा भाई, बिंदु आकार का। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु आकार का। अगली बात, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो इसमें आभास हो रहा है, रियल में नहीं बनी, तो आभासी, और आभासी होता है तो सीधा आप डायरेक्ट लिखते हैं, आभासी हुआ तो सीधा हुआ। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं रखी हो, तो देखिए अनंत और प्रकाशिक केंद्र के कहीं पर भी रखिए, तो प्रकाशिक केंद्र ये अनंत, अनंत कहीं यहाँ होगा तो इसके बीच में यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं पर भी रखिए। मतलब कुल मिला के बात है कि इसके बीच में रखिए, O और अनंत के बीच में।
तो प्रतिबिंब हमेशा O और F1 के बीच होता है यहाँ और इसके बीच बनता है, आप देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, F1 व O के बीच, क्या हो जाएगी, F1 व O के बीच। यहाँ आप लिख सकते हैं O व F1 के बीच। अगला प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है, क्योंकि ये कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। बाकी प्रतिबिंब की प्रकृति आप लिख दें, इस वाले लेंस में आभासी कैसे होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा। देख सकते हैं वस्तु ऐसी रखी है, प्रतिबिंब भी ऐसे ही बना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। और याद रखना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती हैं ये चीजें, इनको अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर हमने देखा इस पार्ट में ये सारे टॉपिक, इस वाले पार्ट 5 में, कौन से 5 में, पार्ट 5 में हमने ये टॉपिक को कवर किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।